नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम जो सीरीज़ चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो सीटेट 2022 दिसंबर नाम से जो पेपर हुआ था, जिसके पेपर जनवरी और फरवरी 2023 में हुए थे, उसके पेपर को हम सॉल्व कराते हैं। जिसके अंतर्गत आज हम 13 जनवरी 2023 के पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना है। 3 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या होती है? 9, 9, 9 और न्यूनतम क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 899 आ जाएगा। तो 899 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2 है कि 26 का 1/2 से भाग दीजिए और फिर इसमें 30 जोड़िए। इस परिणाम से में से 35 घटाइए, आप क्या प्राप्त करेंगे? 26 का 1/2 कितना हो जाएगा? बताइए। 26 का 1/2 13 हो जाएगा। 26 को 1/2 से भाग देना है। 26 को 1/2 से भाग देना है, तो 26 भागे 1/2 करना है। क्या हो जाएगा? 26 ये ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 26 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 52 आ जाएगा। 52 प्लस 30 करना है, माइनस 35 मतलब 52 माइनस 5 करना है। 52 माइनस 5 कर दीजिए। 12 में 5 गए 7, 47। अब इसको मैंने कैसे किया? 52 आ गया था, 47 आया। इसको कैसे मैंने किया? 30 जोड़ना था, 35 घटाना था। मतलब 30 पहले जोड़ो, 35 घटाओ। दोनों के बीच का योग क्या आ रहा है? -5 आ रहा है ना दोनों के बीच में। 30 जोड़े, 35 घटाए, तो कुल मिलाकर घाटा 5 का हुआ। तो 52 में से 5 डायरेक्ट घटा दिया, 47 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47। प्रश्न 3 चलिए देखते हैं कि यदि 45 79 प्लस x प्लस 38 95 बराबर 90 90 है, तो x का मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 45 69 38 95 को जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा? 9 5 14 और 7, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा? 8, यहाँ 8 आ जाएगा। 84 74 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 84 74 प्लस x बराबर इतना आ गया है, और बराबर 90 90 तो x कर ही देंगे। तो 90 90 से घटा देंगे। 90 90 माइनस 90 90 माइनस 90 90 माइनस 84 74 कितना आ जाएगा? 10 में 4 गए 6, 1 6 616 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। 616 जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है? बताइए। 51 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म होते हैं? तो 51 और 100 के बीच में सिर्फ 2 अभाज्य युग्म होते हैं। 59 और 61 एक होता है, हाँ, और 71 73 एक अभाज्य युग्म होता है, बाकी कोई नहीं होते। तो आप ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। बताइए। 2 संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 2520 दिया गया है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर हमें बताना है। एचसीएफ को हम मान लेते हैं यक्स है। एचसीएफ क्या है? यक्स है। तो एचसीएफ मान लेते हैं यक्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20x। इन दोनों की योग कितना है? 2520 दिया गया। तो 21x बराबर कितना हो जाएगा? 2520 हो जाएगा ना। इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। काटेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या निकल आया? 120 निकल आया। और एलसीएम क्या आ जाएगा? 20x आ जाएगा। 20 गुणे 120 आ जाएगा। तो 0 0 2 दूनी 4, 2 का नाम 2400 आ जाएगा ये। अब इनके बीच का अंतर हमें बताना है। 2400 माइनस 120 का अंतर बताना है। कितना आ जाएगा? 0 8 2 2, 2280 इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसको समझे? आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं कि अंकों 8 1 और 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बतानी है, जबकि इन अंकों में कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? इसमें एक अंक 2 बार हमें प्रकट करना है। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम इसी को तो सबसे 2 बार प्रकट करेंगे, तभी तो बड़ी संख्या बनेगी। और 7 आएगा, फिर 1 आएगा, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 88 71 हो जाएगा।
सबसे छोटी कहता है तो सबसे छोटी इसमें 1 है, तो 1 को 2 बार प्रकट करते, तो पहले 1 2 बार लिखते, फिर 7 और 8, 11 से 78 क्या होती, सबसे छोटी संख्या बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बोला है तो 8 पहले सबसे बड़ी है और 2 बार संख्या में लिखनी है, तो सबसे बड़ी वाली ही तो 2 बार लिखेंगे, तो 88 78 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं कि सभी दिशाओं में अनंततः विस्तृत एक समाप्त पृष्ठ किस रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है सभी दिशाओं में अनंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ किस रूप में जाना जाता है, तो वह समतल रूप में जाना जाता है। सभी दिशाओं में अनंततः जो विस्तृत एक सपाट पृष्ठ को हम समतल के रूप में जानते हैं। ज्यामिति में किसी 2 आयाम या डायमेंशन जिन्हें कहते हैं, उनकी वाली ऐसी चपटी सतह जिसकी मोटाई 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। मतलब जिसकी मोटाई 0 हो और 2 आयामी हो, 2D हो, और उनकी मोटाई कितनी हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, हम समतल कहते हैं। तो इसलिए क्या इसमें आंसर क्या हो जाएगा, समतल। सभी दिशाओं में अनंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ इसमें पूछा है। सपाट पृष्ठ क्या आंसर हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, बताइए। किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं। इसको मैंने कई बार बता दिया है कि त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं और फलक कितने होते हैं, 2, और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं। तो 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार फलक होते हैं, लेकिन एक त्रिभुजीय आधार का अगर प्रिज्म है तो उसके शीर्ष कितने हो जाएंगे, उसके शीर्ष हो जाएंगे 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप से प्रकट होता है, बताइए। किसी शंकु का पार्श्व जो दृश्य होता है वह कैसे प्रकट होता है, द साइड व्यू ऑफ कौन, कैसे, आप ये देख लीजिए। साइड व्यू आप देखेंगे तो ये किस प्रकार दिख रहा है, किस प्रकार दिखेगा, कौन, ट्रायंगल दिखेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। यही है कौन, इसको आप साइड से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल ही तो दिखता है। अब आप देख लीजिए, बर्थडे वाली जो टोपी आती है उसको पहने हुआ अगर आप साइड से देखेंगे तो कैसे दिखता है, ट्रायंगल ही पहने दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है कि किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml तेल है, यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण की कुल मात्रा हमें बतानी है। तो बताइए, 35 लीटर 560 ml है, हमें मिलानी कितनी है, 875 और मिला देनी है, तो कितना हो जाएगा, 5 7 6 13 और 8 5 14, यहाँ एक कैल्शियम 8 5 13, एक कैल्शियम 4 आ जाएगा 14, यहाँ 36 हो जाएगा, 36.435 मतलब 36 लीटर 435 ml हो जाएगा इसका आंसर। दोनों को जोड़ना ही था बस। प्रश्न 11 कह रहा है किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 पर प्रारंभ होता है तथा मध्यावकाश 12:55 पर होता है। मध्यावकाश तथा अध्ययन में समय बीतने में कितना समय लगा है, तो 55 से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 मिनट और 12 में से 9, 3 घंटे, तो 3 घंटे 40 मिनट के बाद अवकाश हुआ है। 3 घंटे 40 मिनट बाद क्या हुआ, लंच हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोने के गले के एक हार का भार 7 ग्राम 6 डेकाग्राम 3 सेंट, हाँ तो सोने के एक हार, गले का हार का भार कितना है, 7 ग्राम है, 6 डेसीग्राम है, 3 सेंटीग्राम है और 8 मिलीग्राम है। पहले ग्राम है, फिर डेसीग्राम है, फिर सेंटीग्राम है, फिर मिलीग्राम है। और यदि इसमें 3 डेसीग्राम, 3 डेकाग्राम, 1 सेंटीग्राम, 3 मिलीग्राम भार मिला दिया जाए तो इस हार में सोने का भार हमें बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं, कितना है सोने के हार का भार, कितना है, 7 ग्राम 6 डेसीग्राम 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम है। और इसमें मोती का हार क्या है, 3 डेकाग्राम ना और 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम। तो इनको हमें क्या करना है, इनका अंतर बता देंगे। तो मोती है तो सोने का भार पूछ रहा है, तो 8 में से 3 गए क्या हो जाएगा, 5 मिलीग्राम हो जाएगा। 5 मिलीग्राम वाले सारे ऑप्शन है, ये कट जाएगा। 3 में से 1 गए, 2 सेंटीग्राम, 2 सेंटीग्राम वाले 2 ऑप्शन है, ये बचा। और 6 में से 3 गए, 3 डेकाग्राम हो जाएगा। 3 डेकाग्राम सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 7 इसमें क्या आ जाएगा, 7 ग्राम 3 डेकाग्राम 2 सेंटीग्राम और 5 मिलीग्राम इसका आंसर हो जाएगा। दोनों घटाना था बस। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में से क्रमशः कौन सी संख्याएं रिक्त स्थान पर आएंगी, बताइए कौन सी संख्या रिक्त स्थान पर आएगी। 11 जो 11 गुणे 13 है वह 12 स्क्वायर माइनस 1 है, और 15 गुणे 17 जो है वह 16 स्क्वायर माइनस 1 है।
30 गुणे 32 बराबर 31 इसका स्क्वायर माइनस 1। तो कितना गुणे 46 बराबर किसका स्क्वायर बनेगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें आप देखिए 11 गुणे 13 हो रहा है, उसके बाद 12 के स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, 15 गुणे 17 हो रहा है, फिर 16 के स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, 30 गुणे 32 हो रहा है, फिर 31 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 46 है, 46 क्या हो जाए 45 गुणे 46 होगा ना, क्योंकि बराबर 44 गुणे 46 होगा ना, 44 46, क्योंकि हर जो गुणा हो रहा है इधर 2 का अंतर आ रहा है ना, 11 13 है, 15 17 है, 30 32 है, 44 46 होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है इसके बगल वाली संख्या से 1 कम हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 1 ना, 45 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 44 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा। इसको आप समझे, यहाँ 11 13 था, यहाँ 15 17 था, यहाँ 30 32 था, यहाँ हमें 46 दिया गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, 2 का अंतर। अब देखिए यहाँ 12 आया, यहाँ 13 था तो यहाँ 12 एक कम हो गया, यहाँ 17 था तो यहाँ 16, यहाँ 32 था तो यहाँ 31 एक कम हो गया, अब 46 है तो यहाँ 45 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य में बताना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का हम माध्य बता देते हैं, 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ लेते हैं हम, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, इसको अगर अब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 158 आएगा। 10 संख्याएं हैं, 10 भाग देंगे 15.8 आ जाएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15.8। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15 जो आखिरी न्यूमेरिकल होगा, इसके बाद पेडागॉजिक प्रश्न आएंगे कि गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं, 7 1 3 6 5 5 5 0 7 8 1 ऐसे दिया गया है। 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बतानी है। तो 5 से अधिक प्राप्त करने वाले या उनसे बराबर हमें बताना, चलिए देखते हैं। ये हो गया एक, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने विद्यार्थी हो गए, 17 विद्यार्थी हैं ना, 5 या 5 से ज़्यादा पाने वाले, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। गणितीय चिंतन आधारित होता है प्रक्रियात्मक प्रभाव पर नहीं, अंतर्बोध अंतर्ज्ञान या अवलोकन पर नहीं, तर्क एवं अवलोकन पर या तर्क और विवेचन पे। तो लॉजिक और रीजनिंग पे, तर्क और विवेचन पे गणितीय चिंतन आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है कि 4 के गुणन पहाड़े का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े को निम्न प्रकार से उपयोग किया। 4 बार 2, 2 बार 2 का दुगुना है, 4 बार 3, 2 बार 3 के दुगुना है। और इस प्रकार शिक्षक का उद्देश्य क्या है, वह अपनी गणितीय योग्यता दर्शाना चाहता है, दुगने की अवधारणा का परिचय देना चाहता है, पहाड़े सीखने के लिए गणितीय युक्तियों का उपयोग कर रहा है, करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहा है, या फिर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों को संबंधियों का उपयोग कर रहा है। तो इसमें क्या रहा है, 4 बार 2 का मतलब क्या है, 4 के गुणन का पहाड़ा उसे शिक्षण करना है। तो शिक्षक क्या कहता है कि 2 के पहाड़े को निम्न प्रकार, 2 के पहाड़े को 4 बार यूज कर लो तो वह 8 हो जाएगा, और 2 बार 2 का गुणा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 का वही इस प्रकार कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नवीन अवधारणा को सिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं कि एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है, बताइए। स्कैप होल्डिंग किससे संबंधित है, बताइए। स्कैप होल्डिंग नहीं होगा, बाइगोत्सिकी से संबंधित है। एसिमुलेशन होगा, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिसेंट्रेशन भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, आत्मसातीकरण हो रहा है, एसिमुलेशन हो रहा है। उसमें क्या था, वह परिमेय संख्या का अवधारणा समझ रहा है, और भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़ के आसानी से समझ सकता है, तो वह एसिमुलेट करेगा, आत्मसात करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने में सक्षम नहीं है। शिक्षक शिक्षिका कौन सा तरीका या युक्ति बच्चे के 2 अंकों की संख्याओं के गुणा सिखाने के लिए सर्वोत्तम होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। उसे विद्यार्थी को पहले गुणन सारणी या पहाड़े याद करवाने चाहिए। 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे विद्यार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग करने देना चाहिए। वह पहले एक अंकी संख्या के गुणा करने में विद्यार्थी को मदद करे, तत्पश्चात 2 अंकीय संख्याओं के गुणा सीखने में ह्यूरिस्टिक का उपयोग करे, या फिर वह गुणा करने की कलन विधि तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें क्या हो जाएगा,
कैलकुलेटर का उपयोग भी नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले एक अंक की संख्या का बताना है, उसके बाद 2 अंक की संख्याओं के गुणन सीखने में ह्यूरिस्टिक का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है, यहाँ संख्या किस संख्या का उपयोग किया गया है बताइए। बस संख्या जो है वहाँ मार्केट जाती है, यहाँ किस संख्या का उपयोग किया गया? कार्डिनल गणन संख्या, गणन संख्या नहीं है, यहाँ क्या है? अंकित संख्या है, अंकित संख्या। वह उसका क्या दिखा रही है? दिखा रही वह स्पेशल है। स्पेशल जो अंक दिखाते हैं, जैसे 10 नंबर जर्सी सचिन की है, 7 नंबर धोनी की है, ये क्या है? अंकित संख्या है, नॉमिनल नंबर्स हैं। जो एक स्पेशल 75 सेंट्रल मार्केट जा रही है ये बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जा रही है, तो वो बस संख्या 75 स्पेशल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है। प्रश्न 21 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है तो वह 4002 लिखता है। उसी प्रकार 608 लिखने को कहा जाता है, 6008 लिखता है। इस भ्रांति को सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण कौन सा होगा बताइए। वह क्या गलती कर रहा है? बच्चा साधारणतः लापरवाह है, नहीं, गलत है। साधारणतः बच्चा वही लिखता है जैसा वह सुनता है। बच्चों का स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है। बच्चे में बुद्धि और गणितीय ज्ञान की कमी है। बच्चे में बुद्धि और गणितीय ज्ञान की कमी नहीं है। बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की समझ नहीं है। बच्चे को क्या है? प्लेस वैल्यू की जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं कि शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है बताइए। सूत्र पहले दे रहा है, बाद में उसको सूत्र देना पहले किस में होता है? इंडक्टिव में होता है। इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव में क्या होता है? पहले उदाहरण होती है, फिर सूत्र की ओर जाता है। उदाहरण से सूत्र की ओर को हम इंडक्टिव कहते हैं। अवलोकन विधि नहीं है, प्रयोगशाला विधि नहीं है, क्या है? डिडक्टिव अप्रोच है, निगमनात्मक विधि है जो पहले सूत्र से उदाहरण की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 क्या कहता है कि जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण एवं गैर उदाहरणी उदेती है। वह गणितीय शब्द संग्रह का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है। उनके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां और उनकी वैकल्पिक अवधारणा का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षक के रूप में जेनेट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताइए। वह अपने बहुभुज के कई उदाहरण और गैर उदाहरण भी देती है। वह गणितीय शब्द संख्या का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है। तो वो कौन सा गुण उसके पास है? उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है। उसे केवल विषय वस्तु का ज्ञान है नहीं, उसे गणितीय त्रुटियों की समझ है, उसे पाठ्यक्रम का ज्ञान, उसे पूरे शिक्षा शास्त्री जो विधि होती है, विषय वस्तु होती है, उसका पूरा ज्ञान है। तभी तो वह संलग्न रखने में मददगार कर पाएगी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है कि एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक या शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में सुधार सकता है, कैसे बताइए। संरचनावादी कक्षा में कक्षा प्रक्रियाओं पर मनन करके, अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर नहीं, केवल योगात्मक आकलन पर ध्यान नहीं देना, हमें किसमें रचनात्मक पर देना है। होनहार विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना नहीं, ऐसा नहीं, हमें सभी विद्यार्थियों के बारे में बराबर ध्यान देना है। इसमें क्या हो जाएगा? कक्षाई प्रक्रिया पर मनन करना, हमें जो हमारी क्लास प्रैक्टिस है उस पर हमें ध्यान देना है कि वो क्या, इसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियाँ केंद्रित होनी चाहिए। गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज में, शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकट के कौशल के विकास पे, अधिगम की अनौपचारिक विधियां जैसे खेल, पहेली हल करने इत्यादि पर, परिशुद्ध समस्या समाधान पे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परिशुद्ध प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो हमें कभी ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये बड़े कक्षाओं में होता है, ये सॉल्विंग पजल आदि के बाद तरीके से सिखाना सही है। शिक्षार्थियों में अनुमान और सन्निकट के कौशल का विकास हमें करना है। और ए भी सही है, गणित में विभिन्न प्रतिमान की खोज भी करनी है। तो क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। तो ए, बी, सी किस में है? ए, बी, सी इसमें है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पना से संबंधित विभिन्न या विविध संरचनाएं कौन सी बताइए। विभाजन की संकल्पना हमें समझाना है, उससे संबंधित कौन कौन सी संरचनाएं हैं। क्रमीकरण, अनुपात, समान संभागी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजिंग से कोई मतलब नहीं है। विभाजन की संकल्पना से रीअरेंजिंग का कोई संबंध नहीं, पुनर्व्यवस्थीकरण से। समान सहभागी होगा और रेशियो होगा। रेशियो विभाजन की संकल्पना 2:3 क्या है? 2/3 ही तो है ना। और समान संभागी क्या मतलब है? आप 2 हिस्सा लेंगे, मैं 2 हिस्सा लूँगा, ये भी क्या बता रहा है? 2/2 लेंगे, 2/2 लेंगे, ये भी तो क्या भाग का ही तो विभाजन की संकल्पना बता रहा है कि एक सेब है, मैं उसका इतना लूँगा, एक पार्ट तुम लोगे, बराबर हिस्सा लेंगे। तो क्या है? विभाजन की संकल्पना ही तो बता रहा है। क्रमीकरण से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ बैठेंगे या मैं यहाँ बैठूंगा, इससे कोई ना विभाजन की संकल्पना थोड़ी ना है। तो बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 27 देखते हैं, संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। बताइए, प्रश्न 27 में कह रहा है कि संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है, संख्या और संख्या संक्रियाओं के बारे में ज्ञान होता है, संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझना भी यही होता है, रट कर याद करना नहीं होता। क्या हो, ये निगेटिव वर्ड है। रट कर याद कर, संख्याई कौशल का विकास का अर्थ क्या है कि संख्याओं को रट कर याद करना, नहीं, ये नहीं हो जाएगा। निगेटिव पूछा था, निगेटिव का क्या आंसर हो जाएगा, निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं कि प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्य पुस्तक विविध कविताओं, कहानियों और प्रतिमान संलग्न करती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। बच्चों के लिए गणित की कक्षा को कम उबाऊ बनाना, इसलिए कहानियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है, या फिर बच्चों की शब्दावली का विकास करने के लिए, या फिर गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना है, ऐसा है क्या, या फिर गणित के संदर्भ बनाना और बच्चों के जीवन के अनुभव जोड़ना। तो गणित का जो संदर्भित बनाना है हमें, जो और बच्चों के जीवन से गणित को जोड़ना है, इसलिए गणित में कहानियाँ, पहेलियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का गुणन इस प्रकार करता है कि 17 × 26 बराबर 17 × 20 + 6, और 17 20 का 340 कर देता है, 17 छक्के 102 कर देता है, 442 कर देता है। उसके अंदर क्या है, अध्यापक को इसे 0 अंक देना चाहिए क्योंकि यह गलत विधि है। गलत विधि है, ऐसा है क्या, नहीं, ये गलत विधि नहीं है, सही विधि है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों ने एक अलग विधि का उपयोग किया, इसलिए उसकी प्रशंसा कर पूरे अंक देने चाहिए। शिक्षार्थियों को कुछ अंक काटने चाहिए, नहीं, उसने क्या गलती की है, वो अपना अलग दिमाग, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़ रही है, इससे वो क्रिटिकल थिंकिंग को अपने दिखा रहा है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो उसको बताना, उसे उस विधि का उपयोग करना चाहिए जैसा कि पहले उपयोग किया गया, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। जैसा कर रहा है वो सही करना चाहिए बस। इसमें क्या हो जाएगा, विद्यार्थी ने एक अलग विधि का उपयोग किया, इसलिए उसकी प्रशंसा करके पूरे अंक हमें देने चाहिए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि गणित पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या एनसीएफ 2005 के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा, सराहना बच्चे की गणित के बोध के समृद्ध कर सकती है। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है, बताइए, लोक कलन विधि से अभिप्राय क्या है। लोक गीतों को गाने के लिए कलन विधि का विकास, प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि, पारंपरिक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधि, या फिर जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना विधि। तो लोक कलन विधि क्या है, जो लोग औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना विधि को लोक कलन विधि कहते हैं। अब लोक कलन विधि एक बार फिर से बताता हूँ कि जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, मतलब प्रौढ़ शिक्षा आदि जो होती है, जो बड़े बुजुर्ग शिक्षित नहीं हैं या फिर बच्चे भी जो शिक्षा से दूर हो गए हैं, उनके द्वारा जो प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि होती है उसे लोक कलन विधि कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आज हमने 13 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप इसमें देखिएगा कि आपके कितना आंसर सही हो रहा है तथा आपकी दिक्कत कहाँ से, किस पोर्शन से आ रही है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वह कहाँ है। तो फिर हम आज के सेशन में विराम लेते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर हमारी क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि सारी PDF वहीं से आपको मिल सकें। फिर